हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई स्वागत है आपका 2 नंबर की क्लास में अपनी, है ना। एक क्लास हो चुकी है भाई साहब वर्दी सीरीज की दिल्ली पुलिस के लिए। 75 दिन तक चलेगी भाई। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। 75 दिन तक हम 10-10 क्वेश्चन डेली कराने वाले हैं। और एक दिन में 10 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग हम 40 क्वेश्चन को क्लियर करके 75 दिन में लगभग हम 3000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और 3000 क्वेश्चन से लगभग आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज जो हमारी दूसरे नंबर की क्लास है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट हाथी कब आया था। तो क्या 1972 में आया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सी ऑप्शन को देखिए, 1992 में जो है प्रोजेक्ट हाथी वो आया था। तो कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1 अप्रैल 1973 को आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। उस समय हमारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट जो गिद्ध संरक्षण के लिए कब आया था, या फिर गेंडा, गिद्ध संरक्षण के लिए 2009 में आया था। गेंडा संरक्षण के लिए ज़्यादा पूछा जाता है, गेंडा संरक्षण के लिए कब आया था। तो गेंडे के लिए आया था 1987 में। ठीक है, 1987 में आया था। और एक आपसे पूछा जाता है कि हिम तेंदुए के लिए कब आया था। हिम तेंदुए के लिए, सिनो लेपर्ड के लिए कब आया था। हिम तेंदुए के लिए जो आया था वो 1900 नहीं, 2009 में आया था हिम तेंदुए के लिए, है ना। और चीता के लिए कब आया था। तो चीता के लिए 2021 में आया था। चीता के लिए प्रोजेक्ट कब आया था, प्रोजेक्ट चीता कब आया था, 2021 में आया था। और आप ये देख सकते हो 1972 क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। 1980 में क्या आया था, 1980 में आया था आपका जो है वो वन वन संरक्षण अधिनियम 1977 में आया था। और वन एक्ट 1927 में आया था। ठीक है, वन एक्ट 1927 में आया था। हंगुल प्रोजेक्ट कब आया था। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था। हंगुल हंगुल प्रोजेक्ट जो है वो 1970 में आया था। 1970 में ही कस्तूरी मृग के लिए भी आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ये सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है एक, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य आएगा दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर आएगा शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य। तो आज शास्त्रीय नृत्यों को खत्म कर देते हैं हम, है ना। तो कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। हरियाणा में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तमिलनाडु में एक है भरतनाट्यम, है ना, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। और आपको सारे ही शास्त्रीय नृत्य बता देता हूँ। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से जो 4 हैं, 4 तो साउथ इंडिया के हैं, एक है नॉर्थ इंडिया का, 2 हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, और एक है आपका साउथ ईस्ट का। ठीक है, ये 8 हमारे टोटल शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 की बात कर लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम मैं बता चुका, और उत्तर प्रदेश का कथक का है ना। उसी प्रकार केरला का है, केरला के 2 हैं, एक तो है कथकली, एक तो कथकली है केरला का, और एक है मोहिनी अट्टम। मैंने आपको बताया था जब हमने पहली क्लास करी थी उसमें कि मोहिनी अट्टम, है ना। डबल टे और कली किसकी पहचान बताई थी मैंने आपको, डबल टे और कली मैंने आपको केरल की पहचान बताई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल के हो जाएंगे। असम का है एक, एक असम का है सत्रिया, है ना। मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुर का है मणिपुरी। वैसे तो ये सभी को याद होता है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ओडिसी का ओडिशा का ओडिसी है, ओडिशा का जो है वो ओडिसी है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। अभी हमारे हो चुके हैं 1 2 3 4 5 और 2 पहले, है ना, 7। तो एक बच गया, एक कौन सा बच गया दोस्तों। तो एक बच गया हमारा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, है ना। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो बच गया है। कुचिपुड़ी को कहाँ से लिया गया है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से इसको लिया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से इसको लिया है, कुचेलापुरम गांव से, वहीं से इसका नाम जो है कुचिपुड़ी रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, है ना। 8 शास्त्रीय नृत्यों में 9 राग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा हुआ है दोस्तों, जिसका जो गुलाम वंश का प्रथम शासक है। गुलाम वंश की स्थापना इसने करी थी 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल है ना। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। इसी को सिपह सलार के नाम से जाना जाता है। सिपह सलार के नाम से किसको जानते हैं, तो
इल्तुतम ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हातिम ताई, दूसरा हातिम ताई भी इसी को कहते हैं, दूसरा हातिम ताई। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी, तो वो भी इसी ने बनवाई थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसको गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। दिल्ली का इसको जो कुतुब मीनार का निर्माण है, मतलब जो शुरुआत करवाई थी इसने करवाई थी, लेकिन जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर आया था, जो कि 1211 से लेकर के 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा था। इसी को दिल्ली का संस्थापक और वास्तविक मतलब जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो इसी को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर का इससे कोई लेने देने नहीं है। अकबर का जो शासनकाल है उसका आपको बता देता हूँ, 1556 से 1605 तक मुगल वंश का सबसे लंबा शासनकाल जो है वो अकबर का ही है। बलबन भी गुलाम वंश का ही एक शासक है। ठीक है, 1246 से लेकर के 1286 तक बलबन का शासनकाल था। आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो कैमूर की पुत्री थी, तो कैमूर की पुत्री नहीं थी। कैमूर जो है अंतिम शासक है गुलाम वंश का अंतिम शासक है गुलाम वंश का। ठीक है, कैमूर्स 1290 में, 1286 से 90 तक इसी का था। उसके बाद बात करें इल्तुतमिश की जो है पुत्री, वो थी रजिया सुल्तान, है ना। अल्तुनिया कौन था, अल्तुनिया ने रजिया को किला मुबारक में कैद करके रखा था, है ना। रजिया जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है। इसका जो कार्यकाल है वो 1236 से लेकर के 1240 तक माना जाता है। ठीक है, इसको जो है, और यह याकूत खान इसका प्रेमी है, इससे ये प्रेम करती थी। इन दोनों को जो है जब ये हरियाणा आ रहे थे अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया को इसने रजिया ने अपने उसमें ले लिया था। ठीक है, क्योंकि जब किला मुबारक में अल्तुनिया इसको वहाँ पर कैद करके रखता है और गैर अमीर तुर्कों को जो है इसने महत्वपूर्ण पद दे दिए थे, तो अमीर तुर्क जो थे उन्होंने इसको यहाँ पर कैद करवाया था। अमीर तुर्क वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अल्तुनिया जो है मतलब रजिया जो है अल्तुनिया को भड़का देती है, और ये दोनों मिलकर के जब दिल्ली पर वापस से हमला करने के लिए जाते थे, इसको जो कैथल के समीप डाकुओं द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब चलाया था, तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है वो 1915 में। तो ये गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, है ना। 1917 में इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह चलाया था, जिसका नाम था चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि चंपारण किसान आंदोलन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था, किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने, है ना। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। और कहाँ पर इनकी भेंट हुई थी, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इनकी भेंट गांधी जी से होती है। ठीक है, 1942 में तो इनका जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और 1918 में चल रहा था इसके बाद चलाया था इन्होंने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, तो 1918 का है। 1915 में भारत आए थे, है ना। तो गांधी जी की जो प्रथम सत्याग्रह है वो चंपारण किसान आंदोलन है। यहाँ पर जाकर के इन्होंने नमक कानून नहीं, यहाँ पर जाकर के इन्होंने जो है 10 कटिया प्रणाली जो थी, 10 कटिया प्रणाली, नील की खेती जो होती थी, 10 कटिया प्रणाली जो थी उसको ख़त्म किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 6 है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, 25 किलोमीटर नहीं, 25 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, ना ही 3000 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, भारत के अंदर बहने वाली। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही एक डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और मतलब गंगा की जो सहायक नदी है पद्मा, है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों मिलकर के जो है ये डेल्टा बनाती है। गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कितना है, तो 8,61,404 किलोमीटर का गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। और गंगा नदी की जो है जो 11 स्टेट से यानी कि 10 राज्य प्लस एक यूटी से भारत में बहती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। ठीक है, गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है, तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाता है। शुक्र ग्रह का अन्य नाम लूसीफर ग्रह है। बुध जो है वो सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के, सबसे नज़दीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह भी, सबसे नज़दीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है ना।
सबसे नज़दीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह ही है। उसके बाद आपको एक बताता ना कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो ज्ञानीमीड है। क्या नाम है, ज्ञानीमीड है। शनि ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है, टाइटन। शनि ग्रह के बाहर 7 जो है वो गैसीय और वो जो रिंग पाई जाती हैं वो 7 हैं, ठीक है। और शनि ग्रह का उपग्रह का नाम टाइटन है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, क्या 1976 में हुआ था, नहीं 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 2019 में हुआ था आपका जो EWS के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। अब बात करते हैं कि आपको ये दोनों कैसे याद रखने। देखिए 4+2 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा लास्ट में, और 4+4 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। 4 4 8 1978, 4 2 6 1976। इसमें 86वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A को संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये 86वें संविधान संशोधन की कुछ बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि RBI की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग जिसको बोलते हैं, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। हिल्टन आयोग की स्थापना 1923 में, हिल्टन आयोग का जो गठन है वो 1923 में किया गया था। 1923 में हिल्टन आयोग का गठन किया गया था। और 1935 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना उसकी थी इसकी 1934 के एक्ट से, ठीक है। एक्ट जो आया था वो 1934 था। किस अधिनियम से हुई थी ये क्वेश्चन है, तो किस 1934 के एक्ट से RBI की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं RBI के बारे में। कुछ RBI के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, उससे पहले हम कुछ 10वां क्वेश्चन को कर लेते हैं पूरा, कि GDP का पूर्ण रूप क्या है। GDP का पूर्ण रूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बिल्कुल सही है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है GDP का। एक होता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करेंगे हम RBI के बारे में, ठीक है। RBI के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन कमीशन या हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। हिल्टन आयोग की स्थापना 1923 में होती है। RBI के जो पहले गवर्नर होते हैं, इसके जो फर्स्ट गवर्नर होते हैं वो होते हैं ऑसबोर्न स्मिथ। कौन होते हैं, ऑसबोर्न स्मिथ होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे गवर्नर कौन थे, तो दूसरे गवर्नर थे जेम्स टेलर। जेम्स टेलर, SSC ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तीसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके अपने प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों CD देशमुख, है ना। CD देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर और RBI के तीसरे गवर्नर थे। आगे बात करता हूँ RBI के बारे में। जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम पर गवर्नर भी CD देशमुख थे, CD देशमुख थे। जब 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब RBI के गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम पर गवर्नर थे उस टाइम पर गवर्नर थे LK झा। उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, LK झा थे, LK झा उस टाइम पर गवर्नर थे, ठीक है। और RBI का जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था अप्रैल 1980 में, जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का, तब RBI के गवर्नर कौन थे, तब जो RBI के गवर्नर थे वो थे IG पटेल। कौन थे, IG पटेल। नोटबंदी हुई थी 2016 में, नोटबंदी 2016 में हुई थी। उस टाइम पर RBI के गवर्नर कौन थे नोटबंदी के समय,
नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित आर पटेल आरबीआई के उस टाइम पर गवर्नर थे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम उर्जित आर पटेल हो गए। और जब 1991 में जब एलपीजी मॉडल लेकर आए थे पीएम नरसिम्हा राव, है ना, 1951 में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। जब एलपीजी मॉडल आया था तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे एस वेंकट रमणी। कौन थे? एस वेंकट रमणी, याद रखना है आपको। ठीक है। तो ये कुछ आरबीआई के गवर्नर हैं जो बार बार एसएससी पूछता है। ठीक है दोस्तों। तो आज के 10 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं क्लियर हुए होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम डेली के डेली आपको जो है क्वेश्चंस करवाएंगे इस वर्दी सीरीज़ के अंतर्गत। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और डेली क्लास को लीजिएगा। एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मेहनत जो है वो लगातार करनी होती है ना। चाहे आप धीरे, आपकी जो स्पीड है वो धीरे रहे लेकिन लगातार रहेगी तो आप भी इस रेस को जीत पाएंगे। ठीक है। कंपटीशन का ज़माना है दोस्तों। आपको यहाँ पर 60-70% नहीं लाने हैं। दूसरे से आपको बेहतर करना है, बेहतर करना है दूसरे से। ये नहीं है 10वीं क्लास की 60% लेकर आ जाओ काम बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर 80% वाले भी घर पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन का ज़माना है, एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करनी है। आप जितना अच्छा कर पाओगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे क्लास नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।